नमस्कार मित्रों। सुना है मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, और इसमें सामान्यतः सरपंच बनेंगे और सरपंच बनने की प्रक्रिया में भी वही आरक्षण होगा। 50% महिलाएं सरपंच बनेंगी और शेष पुरुष सरपंच बनेंगे। बहुत सौभाग्य की बात है कि राजनीति में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी होगी। ऐसा दिखाई देता है, ऐसा सुनने में आता है, ऐसा सिद्धांतों में लगता है। व्यवहार क्या है? व्यवहार तो वही है। पत्नी सरपंच होती है तो सरपंच पति का महत्व बढ़ जाता है। उत्सव मनाता है सरपंच पति, मालाएं पहनता है सरपंच पति, और शुभकामना संदेश भी आते हैं तो सरपंच पति के मोबाइल पर आते हैं, महिला के नहीं। उसको तो फिर कहीं ना कहीं अंगूठा लगाना है, कहीं ना कहीं हस्ताक्षर करना है। वह सरपंच महिला एक दायित्व को लेकर भी अधिकार विहीन है। बहुत कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने अधिकार का 100% उपयोग करती हैं, और जहां उपयोग होता है उन पंचायतों की फिजा कुछ और होती है, उनका स्वरूप और विकास अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था है। सरपंच एसटी का व्यक्ति भी बनेगा, एससी का व्यक्ति भी बनेगा, ओबीसी का व्यक्ति भी बनेगा, और सामान्य का तो बनेगा ही। तो जब एससी की बात आती है तो हमारा कम पढ़ा लिखा हरवाहा जो हमारे खेत में काम करता था वह अब सरपंच बनेगा। पहले वह खेत में काम करके हमारी सेवा करता था, अब सरपंच बनने के बाद वह हमारी सेवा करेगा। हम उससे जहां जैसा कहने के लिए कहेंगे वह वैसा काला पीला करेगा। कहने का अर्थ यह है, सत्ता सदैव शक्ति संपन्न लोगों के हाथ की दासी रही है। विकेंद्रीकरण की बात, आरक्षण की बात, समता की बात, सब में संभाव की बात कितनी भी की जाए, लेकिन नियंत्रण आज भी कुछ लोगों के ही हाथ में है। यह कथन थोड़ा सा आलोचनात्मक है, लेकिन सही है और सत्य है। इसी प्रकार कई बार आपने देखा होगा कि छोटे दायित्व से लेकर बड़े तक, विधायक और सांसद तक जो निर्वाचित होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी उद्योगपति, किसी गांव के विशिष्ट व्यक्ति द्वारा नामित होते हैं, और उसे अपने पूरे कार्यकाल में 5 वर्षों तक उपकृत अनुभव करना चाहिए और संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति राजनीतिक नियंता जब बन जाएं, बड़े बड़े उद्योगों को चलाने वाले अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए राजनीति का उपयोग करें और उनको चंदे इत्यादि का वितरण करें, और राजनीति को उपकृत होकर के देश के लिए ऐसे नियम और कानूनों का निर्माण करना पड़े जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी कंपनी विशेष को लाभ पहुंचाए, तो वह सामान्य जनता के लिए उतना हितकारी शासन नहीं होता है। आजकल तो बड़ा एक क्रेज चला हुआ है, कार के ऊपर लिखा रहता है पूर्व विधायक। पूर्व बहुत छोटा सा लिखा होता है, दिखाई नहीं देना चाहिए। विधायक बड़ा लिखा होता है। कई बार होता है विधायक प्रतिनिधि, तो विधायक बड़ा लिखा होता है, प्रतिनिधि छोटा सा लिखा होता है। ऐसे व्यक्ति जो विधायक के छोटे छोटे कस्बों या क्षेत्रों में उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, उनके आवेदनों को लेते हैं और लेकर के विधायक तक पहुंचाते हैं, सांसद तक पहुंचाते हैं, मंत्रियों तक पहुंचाते हैं। क्योंकि ये प्रतिनिधि की जो परंपरा है
सीधा संपर्क उतने लोगों से ना हो पाने के कारण, क्षेत्र बड़ा होने के कारण बनाई गई है। यह तुष्टीकरण भी उसका एक आधार हो सकता है कि ठीक है, आप विधायक नहीं बन पाए तो कम से कम इस क्षेत्र में हमारे प्रतिनिधि तो रहेंगे। विघ्न संतोषी लोगों के लिए कुछ ना कुछ दायित्व देना चाहिए, क्योंकि कुर्सी की पिपासा जब तक शांत नहीं होगी तब तक क्षेत्र में असंतोष बना रहेगा। क्षेत्र में संतोष की स्थापना करने के लिए विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, मंत्री प्रतिनिधि ऐसे कुछ दायित्व दिए जाते हैं, और इन दायित्वों के कारण वो व्यक्ति फूले नहीं समाते हैं, और कई बार इन दायित्वों की आड़ में वो वास्तविक शासन के नीति नियम और मंशा के विपरीत कार्य भी करते हैं। व्यक्तिगत घर भरते हैं, आर्थिक अपराध भी उसमें होते हैं, उनका एक अपना रौब और दबंगाई होती है। उनके नाम पर जो संपन्न हैं, उनके नाम पर जिनको हमने मत दिया है, मतदान जिनको किया है, नीचे से लेकर पंचायत स्तर से लेकर के और राज्य और केंद्र स्तर तक ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण हो सकता है और होता भी है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं निर्णय लेते हैं, स्वयं विचार करते हैं। कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि जो प्रशासन होता है और शासन होता है, उन दोनों में भी बड़ी तालमेल की संभावना रहती है। जो IAS लावी रहती है, वो IAS लावी ही देश के भविष्य का निर्माण करती है, नीतियाँ बनाती है। बहुत कम ऐसे जागरूक राजनेता होते हैं जो वास्तव में IAS लावी के विचारों से अपनी असहमति जताते हैं या अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। इसलिए बार बार ऐसा कहा जाता है कि सरपंच हो, पंच हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जो भी हो, वह कम से कम शिक्षित तो होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, उसे विकास की अवधारणा का ज्ञान होना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार की जानकारी भली भांति होना चाहिए। गांव में एक और स्थिति है। गांव में पंचायत के चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के लिए सरपंच आता है, लेकिन स्थायी तौर पर वहाँ पर जो व्यक्ति रहता है वो पंचायत सचिव रहता है, रोजगार सहायक रहता है। ऐसे अनेक दायित्व तो पंचायत स्तर पर ईजाद कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, जिनमें कई बार तो सरपंच को ये समझ में नहीं आता कि मैं बड़ा हूँ या पंचायत का सचिव बड़ा है। वास्तव में पंचायत का सचिव सरपंच के आदेश का पालन करने के लिए है, उसकी योजनाओं को लागू करवाने के लिए है, उसकी गतिविधियों का लेखा जोखा करने के लिए है, अकाउंटिंग करने के लिए है। माने कुल मिला के वो उसके अधीन काम करने वाला है, लेकिन होता उल्टा है। पंचायत का जो सचिव होता है वो सरपंच के लिए बहुत बड़ा ज्ञान देता है, वही सब कुछ काम सरपंच के अधिकार से करता है। सरपंच केवल एक चिड़िया बनाने वाला व्यक्ति, हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति बन जाता है। पूरे देश के अंदर ऐसी स्थिति इसलिए हुई क्योंकि राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, लोगों के अंदर राजनीतिक शिक्षा का अभाव है। पंचायत क्या है, पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है, राजनीति में उनका क्या स्थान है, भूमि के कानून कैसे हैं, उनका कैसे उपयोग करना चाहिए, और बहुत सी चीज़ें हैं। विकास की जितनी नगरीय विकास और ग्रामीण विकास की जितनी अवधारणाएं हैं, उनका शिक्षण प्रशिक्षण लेने में उस व्यक्ति की तो रुचि होना चाहिए जिसे गांव में कहीं ना कहीं चयनित होना है, जो कहीं ना कहीं निर्वाचित होना है। और लोगों को भी चाहिए कि शिक्षित व्यक्ति को महत्व दें, वास्तव में जो गांव का विकास करे उसे महत्व दें। हम सेवा करने वाले सेवक बने, अपना घर भरने वाले व्यक्ति ना बने। आर्थिक विपन्न व्यक्ति किसी दायित्व को मिलने के बाद 4-5 सालों में यदि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होता है तो समाज प्रत्यक्ष में भले ही कुछ ना कहे, आपका सम्मान करे, परोक्ष में आलोचना जरूर करता है। इसलिए पूरी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और विधानसभा, लोकसभा और जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सब को बनाते समय, मनोनीत करते समय सबकी मर्यादाओं का भी पालन होना चाहिए और
जो व्यक्ति इस मूल दायित्व को सुशोभित करे, कम से कम उसे प्रयास और परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जैसा कार्य श्रेष्ठ लोग करते हैं उसका अनुसरण सामान्य लोग करते हैं, ऐसा गीता में कहा गया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी पूरे समय कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं। तो गांव का सरपंच जितना नैतिक होगा, जितना सच्चरित्रवान होगा, जितना कार्य के प्रति ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा, सेवाभावी होगा, वही बात वहाँ की जनता के अंदर आएगी। वह जितना धार्मिक होगा वही विचार जनता के, गांव के निवासियों के अंदर आएंगे और वह श्रद्धा का रूप लेंगे। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा, यह सिद्धांत छोटे गांवों पर भी लागू होता है, संभाग, विभाग, विधानसभा और जिले पर भी लागू होता है, प्रदेश पर भी लागू होता है और देश पर भी यही बात लागू होती है। किसी भी देश का नेतृत्व यदि कमजोर है तो उस देश के लोगों के अंदर स्वाभिमान का भाव कमजोर होगा, और देश का नेतृत्व स्वाभिमान से भरा पूरा है तो लोगों के अंदर भी अपने देश के प्रति, स्वत्व के प्रति स्वाभिमान होगा। स्वाभिमान युक्त ग्रामीण पीढ़ी का निर्माण करना है तो पढ़ा लिखा, सम्मानित, चरित्रवान व्यक्ति ही सरपंच बने, इसका प्रयास होना चाहिए।